सबसे पहले ब्रायोफाइट वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। तो ब्रायो का मतलब होता है मॉस और फाइटा मतलब प्लांट्स। मॉस क्या है? मॉस एक तरह के ब्रायोफाइट्स ही हैं जिनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो इसीलिए इनका नाम है ब्रायोफाइटा। प्लांट किंगडम 5 डिविजन्स में डिवाइडेड है। ये डिविजन्स हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। एल्गी हमने पिछली वीडियो में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पिक्चर्स के फॉर्म में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हमारा फोकस है ब्रायोफाइट्स। हमने ये भी देखा कि एल्गी वर द फर्स्ट वन टू इवॉल्व, और उसके बाद जैसे जैसे हम डिविजन्स में आगे जाएंगे तो प्लांट में कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जाएंगी। तो आज हम कवर करेंगे ब्रायोफाइट्स को। आपने अक्सर अपनी लोकेलिटी के आसपास पुरानी बिल्डिंग की वॉल्स में या उनकी रूफ्स में ऐसे ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे प्लांट्स देखे होंगे जो अपने आप ग्रो कर जाते हैं। ये आपको किसी भी डैम्प सरफेस में जहाँ पे इन्हें इनफ मॉइस्चर मिल रहा है, चाहे रॉक में, ब्रिक में, रूफ में, वुड में, जहाँ पे इन्हें इजीली मॉइस्चर मिल जा रहा है वहाँ आपने इन्हें इजीली ग्रो करते हुए देखा होगा। आज हम ऐसे ही प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन्हीं प्लांट्स को बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में सबसे पहले हम देखेंगे उनका हैबिटेट। हैबिटेट के लिए एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी है, फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। तो सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं। ब्रायोफाइट्स हमें कहाँ मिल रहे हैं? हिली एरियाज़ में। और हिली एरियाज़ में भी कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? मॉइस्चर होना चाहिए, मॉइस्ट एरिया होना चाहिए, और दूसरा शेडेड एरिया होना चाहिए। तो जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ये हिली एरिया है अब आपके सामने। जब आप फर्स्ट पिक्चर को जूम करोगे तो आपको हिली एरिया में फॉरेस्ट रीजन कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप इस पिक्चर में देखो कि हिली एरिया में, फॉरेस्ट में जो हमारी लैंड है वो पूरी ग्रीन कलर से कवर्ड है। ये ग्रीन ग्रीन क्या है? ये क्या है? ब्रायोफाइट्स। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं कि ये फॉरेस्ट के कारपेट हैं। तो ब्रायोफाइट्स क्यों ऐसे पूरी लैंड कवर कर सकते हैं फॉरेस्ट एरिया में? क्यों हम इन्हें फॉरेस्ट का कारपेट बोल रहे हैं? कारपेट की तरह दिख रहा है ना आपको ग्रीन ग्रीन? क्यों बोला जा रहा है इसे ऐसा? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहाँ पे आपको फॉरेस्ट में बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे और इन ट्रीज की कैनोपी के नीचे इन्हें शेडेड एरिया मिल जाएगा। उस शेडेड एरिया में ये इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, इन्हें मॉइस्चर भी मिल जाता है और शेड भी मिल जाती है। तो इसलिए हमें ये हिली एरियाज़ में इजीली मिल जाते हैं। इंडिया में हिली एरियाज़ कौन कौन से हैं? जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको फॉरेस्ट में, लैंड में इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो हमें याद रखना है सबसे कॉमनली हमें कहाँ मिलते हैं? हिली एरियाज़ में। हिली एरियाज़ में क्यों मिलते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक तो इन्हें शेड मिल जा रही है पेड़ के नीचे और मॉइस्चर मिल जा रहा है। इसके बाद एनसीईआरटी ने 3 और वर्ड्स दिए हैं ब्रायोफाइट की हैबिटेट के लिए जो हमें याद रखने हैं। वो 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वर्ड है शेडेड एरिया। शेडेड एरिया जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये एक ट्री है और ट्री के एकदम बेस पे, उसके रूट के आसपास आपको ब्रायोफाइट्स मिलेंगे। इसका रीजन हमने पीछे भी देखा, क्योंकि ऊपर ट्री है और ट्री से इन्हें शेड मिल रही है। सेकंड वर्ड जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है वो है डैम्प। डैम्प एरियाज कौन से होते हैं? डैम्प को हिंदी में बोलते हैं सीलन। सीलन वाले एरियाज, ऐसे एरियाज जिनमें गीलापन हो, तो वहां पे भी क्योंकि इन्हें मॉइस्चर मिल जा रहा है इजीली, तो वहां पे भी ये इजीली ग्रो कर सकते हैं। थर्ड वर्ड जो एनसीईआरटी में इनकी हैबिटेट के लिए मेंशन है वो है ह्यूमिड। ह्यूमिड एरियाज कौन से होते हैं? जहाँ पे इजीली मॉइस्चर अवेलेबल हो। तो हमें लेक के आसपास, पॉन्ड के आसपास, जितना भी ग्राउंड सरफेस है वहां पे इनकी इजीली ग्रोथ मिल सकती है। हैबिटेट के जस्ट बाद ही एनसीईआरटी में एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है जो इनके हैबिटेट से रिलेटेड है। तो एनसीईआरटी में मेंशन है, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। अब इस लाइन का क्या मतलब है? तो प्लांट सक्सेशन क्या होता है? प्लांट सक्सेशन एक इकोलॉजिकल प्रोसेस है। मतलब अगर हमारे पास कोई बैरन एरिया है, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, तो उस एरिया में डायरेक्टली कभी भी हायर प्लांट्स नहीं ग्रो करने लग जाएंगे। सबसे पहले वहाँ पे सिंपल प्लांट्स ग्रो करेंगे। सिंपल प्लांट्स धीरे धीरे इवॉल्व होंगे, वहाँ की कंडीशंस को बदलेंगे और उन कंडीशंस के बदलने के कारण वहाँ पे हायर प्लांट्स आएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें सबसे पहले किसी भी बैरन एरिया में, बैरन एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ पे पहले कोई वेजिटेशन नहीं है, उस एरिया में सबसे पहले सिंपल प्लांट्स आएंगे और उसके बाद धीरे 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 एडवांस प्लांट्स आएंगे। तो कभी भी आपको किसी बैरन एरिया में सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं मिल सकते, हमेशा सबसे पहले सिंपल प्लांट्स ही आएंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लांट सक्सेशन, कि एक प्लांट दूसरे प्लांट को सक्सीड कर रहा है। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि ब्रायोफाइट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में। तो आपको जो फर्स्ट पिक्चर दिख रही है, इसमें आपको रॉक दिख रहा है,
ये हमने क्या दिखाया कि बैरन एरिया दिखाया, वहाँ पे अभी कोई वेजिटेशन नहीं है। सेकंड में थोड़ा थोड़ा ग्रीन होने लग गया है, मतलब वेजिटेशन आ गई है। तो ये वेजिटेशन जो सबसे पहले किसी बैरन एरिया में आएगी वो कौन सी वेजिटेशन होती है? तो हमेशा ऐसे केसेस में दो ही ऐसी वेजिटेशन है जो सबसे पहले किसी बेयर रॉक पे लगती है, एक है लाइकन्स और दूसरे जो अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट्स। तो यही दो प्लांट्स हमेशा प्लांट सक्सेशन शुरू करवाते हैं। उसके बाद ये कंडीशंस को ऐसे बदलेंगे, रॉक को थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे, रॉक टूट के मिट्टी बनेगा और फिर वहाँ का एनवायरनमेंट कंड्यूसिव होगा कि हायर प्लांट्स भी वहाँ ग्रो कर सके। लेकिन स्टार्टिंग हमेशा और हमेशा इन्हीं दोनों से होगी, या तो लाइकन से या फिर मॉसिस। मॉसिस किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? ब्रायोफाइट्स को। तो हमें याद रखना है कि एक तो लाइकन्स और दूसरे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में भी कौन? मॉसिस। आगे जब हम ब्रायोफाइट की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम मॉसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो आपको सेकंड पिक्चर दिख रही है स्क्रीन पे, वो इसी प्रोसेस को शो कर रही है। कहाँ पे? आर्कटिक रीजन में। अब आर्कटिक कैसा रीजन है? एक ऐसा रीजन जो आइस कवर्ड है, वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, इसलिए वो वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है? अर्थ वार्म होती जा रही है और अर्थ के वार्म होने के कारण आर्कटिक की भी जो बर्फ़ है वो पिघल रही है और वहाँ पे ऐसे एरियाज हैं जो अब एक्सपोज हो रहे हैं सनलाइट के लिए। तो वहाँ पे जो रॉक्स हैं जो आइस के नीचे दबे हुए थे, अब जब वो एक्सपोज हो रहे हैं तो उनमें जो प्राइमरी वेजिटेशन शुरू होगी वो कौन सी होगी? या तो लाइकन्स और दूसरे मॉसिस। और मॉसिस किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? ब्रायोफाइट्स को। तो यही इस लाइन का मतलब है कि बेयर रॉक्स में और सॉइल में, सॉइल भी रॉक के टूटने से ही बन रही है, तो ऐसे एरियाज में प्लांट सक्सेशन कराने में ब्रायोफाइट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो हैबिटेट से रिलेटेड हम ये 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं। हिली एरियाज में मॉइस्ट एंड शेडेड रीजन होना चाहिए। 3 वर्ड्स कौन से एनसीईआरटी में मेंशन है? शेडेड, डैम्प और ह्यूमिड। और प्लांट सक्सेशन में हेल्प कराते हैं बेयर रॉक्स में। अब हम एक बार एल्गी और ब्रायोफाइट्स के हैबिटेट को कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहले हम देखते हैं एल्गी के हैबिटेट के बारे में, जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एल्गी की हैबिटेट के लिए एनसीईआरटी में वर्ड लिखा है लार्जली एक्वेटिक। एक्वेटिक में भी बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन। ये हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। और लास्ट वीडियो में हमने कुछ और हैबिटेट कवर किए थे एल्गी के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग: मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स और वुड। और आज हमने ब्रायोफाइट्स के जो हैबिटेट कवर किए हैं वो हैं हिली एरियाज में मॉइस्ट और शेडेड रीजन। और 3 वर्ड्स और मेंशन एनसीईआरटी में: शेडेड, डैम्प और ह्यूमिड। हैबिटेट से रिलेटेड एक और लाइन मेंशन है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में लिखा है कि ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एम्फीबियंस क्या होते हैं। एम्फीबियंस आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा। तो जब हम एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, हम बहुत सारे ग्रुप्स पढ़ते हैं, जैसे कि फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स। ह्यूमंस मैमल्स ग्रुप में आते हैं। वैसे ही एक ग्रुप जो हम उसमें पढ़ते हैं वो होता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन से एनिमल होते हैं? एम्फीबियंस वो एनिमल हैं जो लैंड में रहते हैं लेकिन उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है। हमें पता है कि लाइफ वाटर में इवॉल्व हुई है, चाहे वो प्लांट लाइफ हो या फिर एनिमल लाइफ हो। तो एम्फीबियंस ऐसे पहले एनिमल हैं जो लैंड पे रह सकते हैं, लेकिन वो लैंड पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते, उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड है। तो ऐसा ही एक ग्रुप जो प्लांट्स में है वो है ब्रायोफाइट्स। हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स लैंड पे मिल रहे हैं लेकिन ये अपना लाइफ साइकिल लैंड पे कंप्लीट नहीं कर सकते, इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड है। इसलिए एनसीईआरटी में मेंशन है कि ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको अपनी स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी, इस पे आप देखो एल्गी कहाँ ग्रो कर रही है। हम एल्गी वाले एरिया को जूम करके देखते हैं। तो इस पिक्चर को जूम करने पे हम देख सकते हैं कि एल्गी कहाँ पर ग्रो कर रही है, एकदम वाटर के पास। कुछ रॉक सर्फेसेस जो बिल्कुल वाटर में है और कुछ एल्गी एकदम वाटर में है। हमने एल्गी का हैबिटेट भी पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था दे आर लार्जली एक्वेटिक, मतलब उन्हें पानी चाहिए ही चाहिए। अब हम फोकस करते हैं ब्रायोफाइट्स हमें कहाँ पे मिल रहे हैं। ब्रायोफाइट्स को अगर हम जूम करके देखें तो ब्रायोफाइट्स हमें वाटर से थोड़ा दूर लैंड पे मिल रहे हैं, सॉइल पे मिल रहे हैं।
इसका मतलब ब्रायोफाइट्स केपेबल हैं सॉइल पे रहने की, उन्हें हमेशा पानी नहीं चाहिए। हमने उनके हैबिटेट में भी मॉइस्ट एरिया पढ़ा था, डैम्प एरिया पढ़ा था, शेडेड एरिया पढ़ा था, पर हमने एक्वेटिक नहीं पढ़ा। एक्वेटिक हमने एल्गी के लिए पढ़ा है। लेकिन ब्रायोफाइट्स अपना पूरा लाइफ साइकिल सॉइल पे कंप्लीट नहीं कर सकते, उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड है। इसीलिए हम उन्हें क्या बोल रहे हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। और ये वाटर की नीड है क्यों उन्हें? क्योंकि वाटर में ही उनके गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे, तो फर्टिलाइजेशन हो, इसलिए उन्हें वाटर की नीड है। एक बार एनसीईआरटी में मार्क कर लेते हैं हमने कौन कौन से पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, दे ग्रो इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स, हम कवर कर चुके हैं। उन्हें एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम के, ये भी हमने देख लिया क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड है। फिर हमने देखा डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज में वो मिलते हैं, और लास्ट में कि वो प्लांट सक्सेशन कराते हैं बेयर रॉक्स के ऊपर। नेक्स्ट हमने देखना है ब्रायोफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में। ब्रायोफाइट के स्ट्रक्चर के रिलेटेड एनसीईआरटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो है दैट इट इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी। लास्ट वीडियो में एल्गी के स्ट्रक्चर पढ़ते समय हमने देखा था कि एल्गी का स्ट्रक्चर कैसा है, थैलॉइड स्ट्रक्चर है, थैलस लाइक, उसमें अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं है। डिफ्रेंशिएशन नहीं है इसका क्या मतलब हुआ कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैं लेकिन उन्होंने अभी अपने आप को स्पेसिफिक फंक्शन के लिए टिश्यू में अरेंज नहीं किया है, तो ये टिश्यू सिस्टम मिसिंग था एल्गी में। ब्राउन एल्गी में हमने थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन देखा था, होल्ड फास्ट टाइप और फ्रॉन्ट के फॉर्म में, लेकिन ग्रीन एल्गी में तो ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट अब इनमें डिफ्रेंशिएशन शुरू हो गया है। इनमें भी ट्रू रूट्स और ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम नहीं है, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक फीचर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट गिवन है कि अभी भी ये थैलस लाइक है। इस फोटो को अब हम जूम करके पढ़ते हैं। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि प्लांट बॉडी अभी भी थैलस की तरह ही है, मतलब हम इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि कहाँ रूट है, कहाँ लीफ है, कहाँ स्टेम है, लेकिन थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गई है। जैसे आपको जो स्क्रीन पे स्ट्रक्चर दिख रहा है वो थोड़ा सा हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए पॉइंट है कि थैलस लाइक ही, अभी भी स्ट्रक्चर तो थैलस लाइक ही है, बस डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गई है। एल्गी के केस में डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं हुई थी। सेकेंड लाइन जो ब्रायोफाइट्स के बारे में एनसीईआरटी में लिखी है कि दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, मतलब ट्रू रूट्स नहीं है, आपको इस स्ट्रक्चर में कहीं पे भी ट्रू लीफ नहीं दिख रही है, कहीं स्टेम स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, कहीं रूट नहीं दिख रही है। उसके बाद एनसीईआरटी में नेक्स्ट लाइन है दैट दे मे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। तो लास्ट फीचर में हमने देखा था कि उनमें ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स एब्सेंट है, लेकिन क्या शुरू हो गया है, रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि पिक्चर में भी आपको दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा रूट के जैसा, थोड़ा लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स हमें दिखने शुरू हो गए हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हमें ब्रायोफाइट्स के बारे में पता होने चाहिए कि ये एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है, स्ट्रक्चर अभी भी थैलस लाइक है, ट्रू रूट्स और स्टेम्स नहीं है, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इनमें अपीयर होना शुरू हो गए हैं, मतलब डिफरेंशिएशन शुरू हो चुकी है। इसके बाद एनसीईआरटी में थैलस की कुछ और डिटेल्स भी दी गई हैं। स्ट्रक्चर थैलस लाइक है, ये हमने पीछे देखा। अब वही थैलस 2 टाइप्स का हो सकता है, फर्स्ट इज प्रोस्ट्रेट और सेकंड इज इरेक्ट। तो पहले हम प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर में आपको स्क्रीन पे 3 फोटोज दिख रही होंगी। तीनों फोटोज में आप देख सकते हो कि प्लांट्स हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं, मतलब उनकी हाइट नहीं बढ़ रही, पर वो एरिया कवर कर रहे हैं ग्राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनकी ग्रोथ कैसी है, हॉरिजॉन्टली। इसे ही बोलते हैं हम प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट क्या है, एक ऐसा थैलस का स्ट्रक्चर जो वर्टिकली ग्रो नहीं कर रहा। जो हम आसपास ट्रीज देखते हैं वो वर्टिकली ग्रो करते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन प्रोस्ट्रेट थैलस कौन सा थैलस होता है, जो ज़मीन के साथ चिपका हुआ हमें दिखता है, ज़मीन में ही हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा। और ऐसा क्यों होता है कि जो सिंपल प्लांट्स है वो आपको ज़मीन के साथ चिपके हुए मिलेंगे, हॉरिजॉन्टली ही मिलेंगे ज़्यादा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिंपल प्लांट्स जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, इनमें अभी वेस्कुलर बंडल डेवलप्स नहीं हुए हैं। वेस्कुलर बंडल का काम क्या होता है कि वो फूड को, वाटर को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं। और क्योंकि एल्गी, ब्रायोफाइट्स ये ऐसे प्लांट हैं जिन्हें हम नॉन वेस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं, मतलब इनमें वेस्कुलर बंडल नहीं है, इनमें जाइलम, फ्लोएम ये एब्सेंट हैं, तो इनमें वाटर, फूड ये ज़्यादा ऊपर हाइट तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए इन प्लांट्स की कंपल्शन है कि इन्हें नीचे ही ग्रो करना पड़ेगा, इनकी ज़्यादा हाइट नहीं हो सकती। इसलिए इन तीनों पिक्चर्स में आपको प्लांट कैसे दिख रहे होंगे, जो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं,
ऊपर हाइट में नहीं ग्रो कर रहे, इसलिए इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, प्रोस्ट्रेट। और साथ में आप इनमें डिफ्रेंशिएशन भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ये प्रॉपर लीफ नहीं है लेकिन थोड़े थोड़े लीफ की तरह दिखने लग गए हैं। वैसे ही इस फोटो में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वाइट वाइट जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो क्या, राइजोइड्स हैं, मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर इन्हें सबस्ट्रेटम के साथ अटैच कर रहे हैं, इन्हीं की मदद से ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सेकंड थैलस का टाइप जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, जो वर्टिकली ग्रो करे। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हो आपको यहाँ पे प्लांट की वर्टिकल ग्रोथ दिखेगी, लेकिन ये वर्टिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, जिसका रीज़न हमने पीछे डिस्कस किया कि ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है, इन्हें सॉइल के रॉक के पास ही ग्रो करना है ताकि ये इजीली मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सके थ्रू डिफ्यूजन और थ्रू ऑस्मोसिस। क्योंकि इनके पास वेस्कुलर बंडल नहीं है तो ये ज़्यादा हाइट तक वाटर को प्लांट तक नहीं पहुँचा सकते। इसलिए आपको इन तीनों पिक्चर्स में प्लांट कैसे दिख रहे हैं, वर्टिकल। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं कि थैलस इरेक्ट है। तो थैलस दो तरह के हैं, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। हॉरिजॉन्टली ग्रो कर सकते हैं और कुछ केसेस में वर्टिकल ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वर्टिकल में ज़्यादा हाइट नहीं होगी। और आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, राइजोइड दिख रहे हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी में इनके राइजोइड्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है कि इनमें राइजोइड्स होते कैसे हैं। तो हमने पीछे देखा था कि राइजोइड कैसे स्ट्रक्चर है, एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ये ट्रू रूट नहीं है, रूट की तरह अपीयर होती है और हम इसे राइजोइड बोलते हैं। यहाँ फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो ये वाइट वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यही है राइजोइड्स। और इनका काम क्या है, फर्स्ट स्ट्रेटम के साथ अटैचमेंट और सेकंड वाटर की एब्जॉर्प्शन। ये दोनों स्ट्रक्चर में आपको राइजोइड क्लियरली विजिबल हैं। एनसीईआरटी में राइजोइड के बारे में जो इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है वो है कि राइजोइड दो तरह के हो सकते हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स में ये मल्टी सेलुलर होंगे, कुछ ब्रायोफाइट्स में ये यूनिसेलुलर होंगे। हम आगे देखेंगे कि कौन से टाइप में कौन से राइजोइड मिलते हैं, लेकिन अभी हमें ये याद रखना है कि राइजोइड एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है और वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है कि ये बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके डायग्राम में। और यूनिसेलुलर का मतलब क्या है कि एक सिंगल सेल है। तो दोनों तरह के राइजोइड हमें ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलते हैं। अब हम एल्गी और ब्रायोफाइट्स के थैलस को एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं कि उनके स्ट्रक्चर में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एल्गी के केस में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इनका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, सिंपल, थैलॉइड, क्लोरोफिल बियरिंग और ऑटोट्रॉफिक। एल्गी के स्ट्रक्चर में हमने ब्राउन एल्गी का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि इनके पास एक फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक ऑर्गन है जिसे हम फ्रॉन्ट बोल रहे थे, स्टाइप है जो कि स्टॉक की तरह दिखती है, और होल्ड फास्ट है जो कि सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने के लिए हेल्प करता है। ये हमने स्पेसिफिकली ब्राउन एल्गी में पढ़ा था। और अभी हमने ब्रायोफाइट्स में 4 पॉइंट पढ़े कि एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, अभी भी थैलस लाइक है, ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स नहीं है, लेकिन लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। और फिर हमने राइजोइड के बारे में देखा कि राइजोइड मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट हमने कवर करना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूरे प्लांट किंगडम का बेस फॉर्म करेगा। इसके लिए हमें दो वर्ड्स समझने हैं। तो फर्स्ट वर्ड है गेमिटोफाइट एंड सेकंड वर्ड है स्पोरोफाइट। हम प्लांट किंगडम में कोई भी डिविजन्स पढ़ेंगे, मतलब कोई भी प्लांट पढ़ेंगे, तो उसकी लाइफ साइकिल में ये दो स्टेजेस ज़रूर होंगी, एक स्टेज गेमिटोफाइट और दूसरी स्टेज स्पोरोफाइट। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है। पहले देखते हैं गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट इस वर्ड का मतलब होता है गेमीट बियरिंग, मतलब ऐसी प्लांट बॉडी जो गेमीट फॉर्म करेगी। ये प्लांट बॉडी की हैप्लॉइड स्टेज है। हैप्लॉइड क्या होता है, हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है। अब हर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की कितनी कॉपी प्रेजेंट है इससे प्लॉइडी लेवल डिसाइड होता है। अगर किसी न्यूक्लियस में हर एक क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो हैप्लॉइड सेल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पे 3 क्रोमोसोम है, 3 क्रोमोसोम की सिर्फ सिंगल सिंगल कॉपी है न्यूक्लियस के अंदर, तो इसलिए ये क्या हो गया, हैप्लॉइड स्टेज। तो जितने भी गेमिटोफाइट स्टेज होंगे उनमें हमेशा हैप्लॉइड स्टेज मिलेगी। इसका मतलब गेमिटोफाइट ऐसी प्लांट बॉडी है जिसके हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी होगी। हमें पता है कि गेमीट्स 2 टाइप्स के होते हैं, या तो मेल गेमीट हो सकता है या फीमेल गेमीट हो सकता है। तो एनसीईआरटी में हमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि
गैमेटोफाइट या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। मेल होगा तो वो मेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा जिसे हम एंथ्रीडियम बोलेंगे, और फीमेल होगा तो फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा जिसे हम आर्किगोनियम बोलेंगे। तो अभी तक हमने गैमेटोफाइट में देखा कि गैमेटोफाइट एक ऐसी बॉडी है जिसके सारे सेल्स हैप्लॉइड होंगे। गैमेटोफाइट जैसे कि नाम ही बता रहा है वो गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट्स कहाँ बनेंगे? सेक्स ऑर्गन के अंदर। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम बोल रहे हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोनियम बोल रहे हैं। अब जो हमारे पास सेकंड टर्म है वो है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है? इस टर्म का मीनिंग है स्पोर बियरिंग, मतलब ऐसे प्लांट बॉडी जिनमें स्पोर बनेंगे। और स्पोरोफाइट कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का क्या मतलब हुआ कि इनके सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की 2 कॉपी प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पास भी 3 टाइप के क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1, 2 एंड 3। लेकिन 1 की भी 2 कॉपीज प्रेजेंट है, 2 की भी 2 कॉपीज प्रेजेंट है और 3 की भी 2 कॉपीज प्रेजेंट है। तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलेंगे? डिप्लॉयड सेल्स होंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब 23 पेयर हैं क्रोमोसोम के। एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी प्रेजेंट है, इसलिए हम भी क्या हैं? डिप्लॉयड हैं। लेकिन प्लांट में क्या होता है? उसकी लाइफ साइकिल की कुछ स्टेजेस गेमेटोफाइट होते हैं और कुछ स्टेजेस में स्पोरोफाइट बनता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है कि अगर किसी सेल को डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनना है, मतलब उसके पास पहले क्रोमोसोम की 2 कॉपी हैं, मतलब उसके पास पहले न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़ हैं। अगर वो चाहता है कि वो उसके पास सिर्फ एक ही कॉपी रहे तो उसके लिए उसे कैसे डिवीजन करनी पड़ेगी? मियोसिस। अगर किसी भी सेल को डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड बनना है तो उसमें हम क्या करेंगे? मियोसिस। इसलिए मियोसिस को क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इस डिवीजन से क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जा रहा है। तो अभी तक हमने देखा कि कोई भी प्लांट हो उसकी लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस होंगी, एक गैमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट हम किसे बोल रहे हैं? जिसमें गैमीट्स लगेंगे और वो हैप्लॉइड स्टेज होगी। और स्पोरोफाइट किसे बोल रहे हैं? उसमें स्पोर लगेंगे और स्पोरोफाइट कैसा होगा? डिप्लॉयड होएगा। अब हम गैमेटोफाइट को थ्रू पिक्चर्स अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर को हम जूम करके देखते हैं। अगर आप अपने आसपास की लोकेलिटी में कोई भी ऐसा एरिया जो ह्यूमिड है, जहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबल है, वहाँ पे ब्रायोफाइट्स की ग्रोथ है, अगर आप वहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो जो हमें प्लांट स्ट्रक्चर वहाँ पे दिखेगा वो हमें गैमेटोफाइट ही दिखेगा, क्योंकि नेचर में डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट स्टेज गैमेटोफाइट है। तो यहाँ भी हमने एक ब्रायोफाइट ले लिया है, ये कोई भी ब्रायोफाइट हो सकता है। और ये हम उसका थैलस देख रहे हैं, इस थैलस को हम गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। तो आपको स्क्रीन पे 2 गैमेटोफाइट दिख रहे हैं, इनमें से एक मेल है और एक फीमेल है। अब आप इसकी बॉडी देखोगे तो आपको नीचे यहाँ पे राइजॉइड दिखेंगे, फिर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें लीव्स भी लगे हुए हैं। अब राइट हैंड साइड वाली फोटो में ऊपर टॉप पे आपको पिंक बॉक्स में मेल एंथ्रीडियम लिखा दिखेगा। तो यहाँ पे इस प्लांट के टॉप में मेल सेक्स ऑर्गन है, तो इसका मतलब ये कैसी बॉडी हुई? मेल बॉडी हुई, जिसके टॉप में मेल सेक्स ऑर्गन बन रहा है। ये यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन है और मेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम दिया गया है? एंथ्रीडियम। अब आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो आपको फीमेल बॉडी दिखेगी, उसमें भी डिफ्रेंशिएशन है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और उसके टॉप में हमें फीमेल सेक्स ऑर्गन दिख रहा है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोल रहे हैं? आर्किगोनियम। तो एनसीईआरटी में गैमेटोफाइट को लेके ये 4 पॉइंट्स हैं कि ये गैमीट बियरिंग स्ट्रक्चर है, कि इनमें गैमीट्स बनेंगे। इन्हें गैमेटोफाइट बोला ही क्यों जा रहा है? क्योंकि हर सेल हैप्लॉइड है, मतलब उनमें हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक ही कॉपी प्रेजेंट होगी। थर्ड पॉइंट एनसीईआरटी में गिवन है कि मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? आर्किगोनियम। अब हम जूम करके पढ़ते हैं मेल का स्ट्रक्चर, मेल एंथ्रीडियम अंदर से कैसा दिखता है। ये आपके सामने मेल एंथ्रीडियम का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अंदर से मेल एंथ्रीडियम कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ ग्रीन कलर के लीफी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं और उनके अंदर हमें क्या दिख रहा है कि एंथ्रीडियम है, जो क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। यहाँ पे आपको इसके अंदर रेड रेड डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है? मेल एंथ्रीडियम के अंदर मेल गैमीट्स बनेंगे, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? एंथीरोजॉइड्स। अगर हम इन एंथीरोजॉइड्स को जूम करके देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंथीरोजॉइड बाइफ्लैजिलेटेड है, उनके 2 फ्लैजिला दिख रहे हैं यहाँ। तो एनसीईआरटी में ये 2 पॉइंट मेंशन है। फर्स्ट, मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, एंड सेकंड, मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या बनता है? एंथीरोजॉइड्स, जिनके पास क्या है? फ्लैजिला है। कितने फ्लैजिला? 2 फ्लैजिला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स। अब हम फीमेल सेक्स ऑर्गन को जूम करके देखते हैं।
तो यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है फीमेल सेक्स ऑर्गन का, उसे अगर काट के देखेंगे तो अंदर से कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे भी आपको कुछ लीफी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, उसके अंदर क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्किगोनियम। आर्किगोनियम को यहाँ पे अलग से डायग्राम में भी दिखाया है। तो आपको इनमें जो दो बात नोटिस करनी है, एक तो इनकी शेप, आर्किगोनियम की शेप कैसी है, फ्लास्क लाइक शेप है। जैसे केमिस्ट्री लैब में केमिकल्स रखने के लिए फ्लास्क यूज होते हैं, वैसी फ्लास्क की तरह शेप है। और दूसरा आप इनमें देखोगे कि यहाँ पे आपको एक एग दिखेगा। कितने एग हैं, एक सिंगल एग है। तो एनसीईआरटी में ये 3 पॉइंट्स हैं कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोनियम बोलते हैं, इनका फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है और इनके अंदर एक सिंगल एग प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे आप ये एग देख सकते हो। यहाँ आपको ओपनिंग दिख रही होगी, ये ओपनिंग किस लिए है, इसी ओपनिंग से एंथीरोजॉइड एंटर करेंगे फ्यूजन के टाइम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। तो ये टॉप पे आपको गेमिटोफाइट के 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक मेल है एक फीमेल है। मेल में हमने पढ़ा एंथ्रीडियम सेक्स ऑर्गन है जो क्या बनाएगा, बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स। और फीमेल में क्या होगा, आर्किगोनियम। यहाँ आपको आर्किगोनियम दिख रहा होगा, ये आर्किगोनियम के अंदर आपको एक एक्सेल भी दिखेगा। तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या करेगा, एंथीरोजॉइड रिलीज करेगा। अब हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है, वो इसी समय होती है कि एंथीरोजॉइड स्विम करके आर्किगोनियम तक पहुंच जाए। तो यहाँ से एंथीरोजॉइड्स वाटर में ट्रांसपोर्ट होके आर्किगोनियम के अंदर एंटर करेंगे। ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे आर्किगोनियम के अंदर जाते हुए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एंथीरोजॉइड एंटर कर रहा है और एग को फ्यूज करने जा रहा है। इन दोनों के फ्यूजन से हमें क्या मिलेगा, जाइगोट। अब जाइगोट फर्स्ट टाइम डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना है। अभी तक हमने जो गेमिटोफाइट देखा था, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों हैप्लॉइड थे, उनसे एंथीरोजॉइड बने या एग सेल बना, वो भी क्या था, हैप्लॉइड था। तो अभी तक हैप्लॉइड स्टेज ही कंटिन्यू कर रही थी। फर्स्ट टाइम जाइगोट के बनने के बाद, फ्यूजन होने के बाद, क्योंकि 2 हैप्लॉइड आपस में फ्यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या बना दिया, एक डिप्लॉइड जाइगोट। तो एनसीईआरटी में गिवन है एंथीरोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर। हमने देखा कि एंथीरोजॉइड को कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहा है, वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्किगोनियम। और उसके बाद वो किसके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, आर्किगोनियम के। और दूसरा पॉइंट है एन एंथीरोजॉइड फ्यूजेस विद द एग, दोनों फ्यूज करेंगे टू प्रोड्यूस द जाइगोट और फिर जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट के बनते ही हमारे पास डिप्लॉइड स्टेज शुरू हो गई है। और डिप्लॉइड स्टेज को हमने क्या बोला था, स्पोरोफाइट स्टेज। तो हम देखते हैं कि जाइगोट स्पोरोफाइट कैसे बना रहा है। जाइगोट फर्स्ट डिप्लॉइड स्टेज है। तो हमने फर्टिलाइजेशन में देखा था कि एंथीरोजॉइड स्विम करके आए वाटर के थ्रू और एक्सेल के साथ फ्यूज करके क्या बना दिया, जाइगोट। जाइगोट फर्स्ट डिप्लॉइड स्टेज है। इस जाइगोट में अब क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन। माइटोसिस क्या होती है, एक ऐसी सेल डिवीजन जिससे सेल का नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन उसकी प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होती। उसकी प्लॉइडी लेवल अगर पहले डिप्लॉइड था तो अभी भी सेल कैसा रहेगा, डिप्लॉइड ही रहेगा। तो यहाँ पे जाइगोट हमारे पास डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो आगे उससे बनने वाला स्ट्रक्चर भी डिप्लॉइड होगा क्योंकि हम माइटोसिस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइटोसिस हुई, इसका साइज इंक्रीज हो गया क्योंकि सेल के नंबर्स इंक्रीज हो गए हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना है वो क्या है, एम्ब्रियो। तो ब्रायोफाइट्स फर्स्ट ऐसे प्लांट हैं जिनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रही है। एल्गी में एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं हो रही थी, और यही एम्ब्रियो फिर इसमें दोबारा माइटोसिस होती जाएगी और ये एक ऐसे स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट। तो एग से क्या बना, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो ने क्या बना दिया, स्पोरोफाइट। और ये सब स्टेजेस कैसी हैं, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड स्टेजेस के एंड में जो है हमारे पास स्ट्रक्चर बना है, इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट बन गया है। और स्पोरोफाइट कैसा होगा, डिप्लॉइड ही होगा क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हो रही है। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स लिखे हैं, जो यहाँ पे येलो में हाईलाइटेड है वो एनसीईआरटी की लाइंस हैं। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। इसका मतलब क्या हुआ कि जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली नहीं हो रही बनने के बाद। रिडक्शन डिवीजन कौन सी डिवीजन होती है, मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, प्लॉइडी लेवल चेंज हो जाता है। अगर पहले डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था तो वो हैप्लॉइड में चेंज हो जाता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, इसीलिए हम मियोसिस को क्या बोल रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन है। तो ये लाइन लिखी इसलिए गई है कि जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली। यहाँ पे वो ऐसे भी लिख सकते थे कि जाइगोट माइटोसिस करके एम्ब्रियो बनाता है, लेकिन ये लाइन क्योंकि एल्गी के कंपैरिजन में लिखी गई है, क्योंकि एल्गी में जाइगोट में उसी टाइम क्या हो जाती है, मियोसिस हो जाती है, तो वहाँ पे एम्ब्रियो बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि फर्स्ट टाइम जाइगोट में माइटोसिस हो रही है और वो इमीडिएटली मियोसिस नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो बन रहा है। और एम्ब्रियो में माइटोसिस होती जाएगी, सेल का नंबर इंक्रीज होता जाएगा और एक मल्टी सेलुलर बॉडी फॉर्म हो जाएगी जिसे हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट।
तो नेक्स्ट लाइन यही है, दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट कैसे बन रहा है, कौन सी डिवीजन से, माइटोसिस से। इस स्पोरोफाइट की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, ये बना कहाँ पे है, तो ये स्पोरोफाइट जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, इसकी आप लोकेशन देखोगे तो आप देखोगे नीचे गेमिटोफाइट है। ये आपको जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है ये गेमिटोफाइट है। इसी गेमिटोफाइट में क्या थे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स थे। एंथीरोजॉइड स्विम करके एग सेल के साथ फ्यूज किया, यहीं पे जाइगोट बना। जाइगोट किस में चेंज हुआ, एम्ब्रियो में, माइटोसिस से। और फिर एम्ब्रियो ने माइटोसिस से ये ऊपर का स्ट्रक्चर जिसे हम स्पोरोफाइट बोल रहे हैं ये बना दिया। तो ये स्पोरोफाइट का पूरा स्ट्रक्चर किस पे लगा हुआ है, नीचे बेस में क्या है, गेमिटोफाइट है। इस स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हो नीचे जो ग्रीन ग्रीन है ये क्या है, ये गेमिटोफाइट है। और ऊपर इसके क्या निकल रहा है, स्पोरोफाइट। तो एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड लिखा हुआ है कि स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। तो हमें दिख रहा है कि स्पोरोफाइट अलग से कहीं जर्मिनेट नहीं हो रहा, इसी के ऊपर एक स्ट्रक्चर बन गया है जो कैसा है, डिप्लॉयड है। नीचे जो गेमिटोफाइट है वो कैसा है, हैप्लॉयड है उसके सारे सेल्स। लेकिन जो ये नया ऊपर स्ट्रक्चर बना है जिसे हम स्पोरोफाइट बोल रहे हैं ये कैसा है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। और ये फ्री लिविंग नहीं है, मतलब अलग से कहीं पे सरवाइव नहीं कर रहा, गेमिटोफाइट के ऊपर ही बना हुआ है, गेमिटोफाइट के ऊपर ही अटैच्ड है। तो नेक्स्ट लाइन यही है कि ये अटैच टू फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट। और थर्ड लाइन है, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। तो ये इसके साथ अटैच है क्यों, क्योंकि ये अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं बना सकता। तो इसे न्यूट्रिशन कौन बना के दे रहा है, जो नीचे गेमिटोफाइट है जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, वो इसको खाना प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए हमें याद रखना है कि फर्स्ट टाइम जो स्पोरोफाइट बना है प्लांट किंगडम में वो फ्री लिविंग नहीं है। एल्गी के केस में तो स्पोरोफाइट बन ही नहीं रहा था, वहाँ पे तो जाइगोट में मियोसिस होगी थी। फर्स्ट टाइम स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बना है पर वो अभी फ्री लिविंग नहीं है, वो अटैच है गेमिटोफाइट से और गेमिटोफाइट पे डिपेंडेंट है किस चीज़ के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। अब हम स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ते हैं जो कि गेमिटोफाइट के ऊपर बना है। तो जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है नीचे गेमिटोफाइट है। गेमिटोफाइट का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इसके पास राइजोइट है, स्टेम लाइक फीचर है, लीफ लाइक फीचर है। और इसी के टॉप पे यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम हमने पढ़ा था आर्किगोनियम। इस आर्किगोनियम में एग सेल होगा, उस एग सेल का जब फ्यूजन हुआ एंथीरोजॉइड के साथ तो उसमें क्या बना, जाइगोट। जाइगोट फर्स्ट डिप्लॉयड सेल था, उसमें डिवीजन हुई, डिवीजन से एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो ने माइटोटिक डिवीजन से ये इतना बड़ा स्पोरोफाइट बना दिया है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये एक स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है। स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट से अटैच है, यहाँ पे स्पोरोफाइट का फुट होता है। और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम सीटा बोलते हैं। और सबसे ऊपर आपको कैप्सूल दिखेगा। कैप्सूल को जूम करके देखो आप, यहाँ पे कैप्सूल को आपका स्ट्रक्चर दिखेगा, ये कैप्सूल है और ये इसका सीटा है। तो नीचे आपको दिख रहा है ये गेमिटोफाइट है। गेमिटोफाइट कैसी प्लांट बॉडी है, गेमिटोफाइट हैप्लॉइड है, मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर में जितने भी सेल्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। लेकिन जो ऊपर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बना है उसे हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट पे अटैच है, लेकिन ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें जितने भी सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। तो नीचे गेमिटोफाइट है और गेमिटोफाइट के ऊपर ही क्या लगा हुआ है, स्पोरोफाइट, जो उस पर डिपेंडेंट है, उससे न्यूट्रिशन डिराइव करता है। और जो यहाँ पे आपको कैप्सूल दिख रहे हैं, इस कैप्सूल के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स। क्योंकि स्पोरोफाइट का काम क्या होता है, हमने स्पोरोफाइट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो स्पोर बनाते हैं, तो इस कैप्सूल के अंदर ही क्या बनेंगे, स्पोर। लेकिन स्पोर कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर। लेकिन स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉयड। तो हमने देखा था कि अगर डिप्लॉयड से हैप्लॉइड बनाना हो तो हमें क्या करवानी पड़ेगी, मियोसिस। तो इसमें क्या होगी, रिडक्शनल डिवीजन होएगी। तो इस कैप्सूल के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होएगी जिससे स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी है, सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट, कौन से सेल्स की बात कर रहा है ये, ओपर्क्यूलम के अंदर के सेल्स की बात कर रहा है। अंडरगो रिडक्शन, रिडक्शन क्या है, मियोसिस, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। क्योंकि स्पोरोफाइट खुद डिप्लॉयड है तो वो रिडक्शनल डिवीजन करेगा, मतलब मियोसिस करेगा और कैसे स्पोर्स बना देगा, हैप्लॉइड स्पोर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ये आपके पास स्पोरोफाइट का कैप्सूल का एक पोर्शन दिखाया गया है। कैप्सूल के अंदर स्पोरेंजियम है जिसमें स्पोर्स बनेंगे और इसमें कैसी डिवीजन से स्पोर बन रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन से। और उस रिडक्शनल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। तो स्पोर्स कैसे आ गए हमारे पास, हैप्लॉइड। और ये हैप्लॉइड स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे तो ये फिर से कैसा थैलस बनाएंगे, हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड थैलस को हम क्या बोल रहे थे, गेमिटोफाइट। तो ये स्पोर्स जर्मिनेट करके ये हैप्लॉइड गेमिटोफाइट बना रहे हैं फिर से। तो ये साइकिल ऐसे कंप्लीट हो रहा है। तो ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, दी स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गेमिटोफाइट। अब तक जो हमने पढ़ा उसे हम साइकिल की फॉर्म में एक बार देख लेते हैं।
तो हमने शुरू किया था गैमेटोफाइट से। हमारे पास दो तरह के गैमेटोफाइट थे, मेल और फीमेल। तो यहाँ पे आपको ये दोनों पिक्चर दिख रही है, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट है तो इसका मतलब ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। मेल गैमेटोफाइट में हमने मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ा था एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनेंगे, एंथीरोजॉइड्स, जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे क्या बनेंगे, एंथीरोजॉइड्स। और फीमेल गैमेटोफाइट में क्या बनेगा, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम भी आपको दिख रहा है फ्लास्क शेप, और यहाँ पे आपको दिख रहा है एग। अब ये एंथीरोजॉइड वाटर से ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पहुँच जाएंगे, आर्किगोनियम के अंदर, और वहाँ जाके क्या करेंगे, एग के साथ फ्यूजन करेंगे। जैसे ही एग के साथ फ्यूजन होएगा तो क्या फॉर्म होएगा, जाइगोट। जाइगोट क्या है, फर्स्ट डिप्लॉइड स्टेज। उसके बाद जाइगोट में क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन होएगी, उसके सेल के नंबर इंक्रीज होते जाएंगे और वो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में भी माइटोसिस होएगी और क्या बन जाएगा हमारे पास, स्पोरोफाइट। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे स्पोरोफाइट, ये किसके ऊपर ही बन रहा है, गैमेटोफाइट के ऊपर ही बन रहा है। मतलब ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है इसकी। और इसी स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या होगा, स्पोरेंजियम, जिसमें से स्पोर्स बनेंगे। लेकिन ये खुद डिप्लॉयड है, और स्पोर्स कैसे बन रहे हैं, हैप्लॉइड। तो यहाँ पे कौन सी डिवीजन होगी, मियोटिक डिवीजन होगी। मियोसिस से क्या बन रहा है हमारे पास, हैप्लॉइड स्पोर्स। क्योंकि स्पोर्स कैसे हैं, फिर से हैप्लॉइड, तो ये जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, फिर से गैमेटोफाइट बना देंगे। तो ऐसे ये साइकिल कंप्लीट होगा। तो हम देख सकते हैं कि प्लांट के लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड स्टेज भी है और डिप्लॉइड स्टेज भी है। पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हैप्लॉइड स्टेज है वो डोमिनेंट है। पहले तो ये फ्री लिविंग स्टेज है, इसलिए ब्रायोफाइट के जो भी स्ट्रक्चर हमें आसपास देखने को मिलेंगे वो कैसे होंगे, गैमेटोफाइट होंगे। अब आप इसमें देखो कि इसमें डिप्लॉइड स्टेज क्या है, सिर्फ जाइगोट है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो भी फिर क्या बन जा रहा है, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट स्टेज डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे, वो थोड़ी देर के लिए ही एग्जिस्ट कर रहा है, उसका काम क्या है, स्पोर्स बनाना। तो यहाँ पे डिप्लॉइड स्टेज बहुत कम है, एल्गी से ज़्यादा है लेकिन फिर भी अभी कम है। इसलिए यहाँ पे कौन सी स्टेज डोमिनेट कर रही है, हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेट कर रही है। इसलिए गैमेटोफाइट ही इसका डोमिनेंट प्लांट बॉडी होएगा। इसी के लिए एक टर्म यूज होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब दो जनरेशन दिख रही है हमें, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, और इसी में प्लांट का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली एक स्टेज ज़्यादा डोमिनेंट होगी, और ब्रायोफाइट्स में वो डोमिनेंट स्टेज कौन सी होती है, हैप्लॉइड स्टेज। इसलिए ब्रायोफाइट्स में प्लांट की मेन बॉडी कौन सी होती है, गैमेटोफाइट। अब एक बार हम इसे एल्गी के लाइफ साइकिल के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। एल्गी में भी जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो कैसी है, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। क्योंकि गैमेटोफाइट है तो क्या बनाएगी, मेल और फीमेल गैमीट्स बनाएगी। फिर हमने एल्गी में पढ़ा था, वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह की थी, आइसो, अनाइसो और ऊगेमस। उसमें मेल और फीमेल गैमीट में फ्यूजन होएगा, उनके फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। जाइगोट फर्स्ट स्टेज होगी जो कि डिप्लॉइड होगी, और जाइगोट बनते ही उसमें मियोसिस हो जा रही है, मतलब रिडक्शनल डिवीजन हो जा रही है और स्पोर्स बन जा रहे हैं जो कि हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे जाइगोट ही सिर्फ ऐसी स्टेज है जो डिप्लॉइड है, मतलब डिप्लॉइड स्टेज बहुत छोटी है। ब्रायोफाइट में डिप्लॉइड स्टेज थोड़ी बड़ी है, कम से कम वहाँ पे स्पोरोफाइट तक बन रहा है। यहाँ पे जाइगोट में ही रिडक्शनल डिवीजन हो जा रही है। रिडक्शनल डिवीजन होने के बाद स्पोर्स बन रहे हैं, जो स्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं क्योंकि मियोसिस के बाद बने हैं, और वो फिर से क्या बना दे रहे हैं, गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट बिकॉज हैप्लॉइड स्टेज क्या है, इसमें डोमिनेंट है। अब हम एक बार इन दोनों को टेबल के फॉर्म में कंपेयर करके देख लेते हैं कि दोनों के लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंसेस हैं। दोनों में जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, गैमेटोफिटिक है, ये हम देख चुके हैं पीछे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि डोमिनेंट स्टेज क्या है। डोमिनेंट स्टेज हम किसे बोलते हैं, ऐसी स्टेज जो ज़्यादा टाइम तक लाइफ साइकिल में हो। तो दोनों में हमने देखा कि हैप्लॉइड स्टेज ऐसी है जो ज़्यादा टाइम तक लाइफ स्पैन में है, डिप्लॉइड स्टेज बहुत कम है। थर्ड पॉइंट है डिप्लॉइड स्टेज। डिप्लॉइड स्टेज अभी हमने देखा कि बहुत कम है, तो एल्गी में तो सिर्फ जाइगोट ही है डिप्लॉइड। ब्रायोफाइट में जाइगोट, एम्ब्रियो और स्पोरोफाइट, ये 3 हमने पढ़े। नेक्स्ट है स्पोरोफाइट। एल्गी में कोई स्पोरोफाइट नहीं बनता, सिर्फ जाइगोट होता है। ब्रायोफाइट में जाइगोट बनता है लेकिन अभी भी वो डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो गैमेटोफाइट के ऊपर ही बन रहा है, उसी से न्यूट्रिशन ले रहा है, उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। अब एक बार हम एनसीईआरटी से देख लेते हैं हमने जो जो पॉइंट्स अभी तक पढ़े। हमने ब्रायोफाइट्स के स्ट्रक्चर में देखा कि ये मोर डिफ्रेंशिएटेड है एल्गी से। फिर हमने देखा इन पे रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम एब्सेंट है। उसके बाद हमने इनके राइजोइड्स के बारे में पढ़ा जो कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर थे। फिर हमने देखा प्लांट की मेन बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है, ये गैमीट प्रोड्यूस करती है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसे गैमेटोफाइट बोल रहे हैं।
मेल सेक्स ऑर्गन का नाम हमने एंथ्रीडियम पढ़ा, फीमेल के लिए हमने आर्किगोनियम पढ़ा। एंथ्रीडियम बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं और आर्किगोनियम के अंदर हमने एक एक्सेल देखा। वाटर की हेल्प से हमने देखा फ्यूजन हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, जाइगोट डिप्लॉयड है, वही जाइगोट आगे माइटोटिक डिवीजन करके स्पोरोफाइट बना रहा है, लेकिन स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, वो अपना नरिशमेंट गेमिटोफाइट से ले रहा है। उस स्पोरोफाइट के कैप्सूल में हमने देखा कि मियोटिक डिवीजन हो रही है जिससे स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोर्स हैप्लॉइड हैं और ये स्पोर्स क्या बना रहे हैं, फिर से गेमिटोफाइट बना रहे हैं जिससे लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ये सब हमने ऊपर पिक्चर्स में समझ लिया है। तो आज हमने ब्रायोफाइट में उनकी हैबिटेट, उनका स्ट्रक्चर, उनका गेमिटोफिटिक और स्पोरोफिटिक स्टेज ये सब देख लिया है। इसका एल्गी के साथ कंपैरिजन देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रायोफाइट की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसकी एग्जांपल्स देखेंगे और उसकी क्लासेस को डिटेल में पढ़ेंगे।